वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज है रेलवे के प्रीवियस ईयर जीके एंड साइंस के क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 20, जिसमें हम पढ़ेंगे लोको पायलट, जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन और ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस और सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है? ध्वनि की लाउडनेस और सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है उसका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, इसको हम आयाम बोलते हैं। आयाम। तो जो ध्वनि तरंग दी है उसकी हमको यहाँ वेवफॉर्म दिखाई है। तो ये जो होता है ना, ध्वनि का आयाम होता है। ये ध्वनि का आयाम कम है, मतलब ये ध्वनि कैसी होंगी, ये सॉफ्ट होंगी, इसकी आवाज कम होगी। और ये ध्वनि का आयाम ज्यादा है, तो ये कैसी होंगी, ध्वनि होंगी लाउड। ठीक है, तो आयाम निर्धारित करता है कि ध्वनि सॉफ्ट होंगी या लाउड। और ध्वनि के जो एक साइकिल है, इसको कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। और जो फ्रीक्वेंसी होती है, तो ध्वनि तरंग एक सेकंड में जितने साइकिल कंप्लीट करती है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 में टाइम पीरियड। तो यहाँ पे तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा सी, आयाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खांडवी भारत के किस राज्य का पकवान है? तो जो खांडवी है भारत के गुजरात राज्य का पकवान है। ठीक है, ये एक स्नैक के रूप में इसे खाया जाता है और इसे प्रमुख नाश्ते में खाया जाता है। ठीक है, इसको दही वड़ी, दही वड़ी या पाटुली भी बोलते हैं। पाटुली भी कहा जाता है। और इसके अलावा जो गुजरात के पकवान है, गुजरात के जो अन्य पकवान है उसमें आता है खांडवी, ढोकला, हांडवो, थेपला, उदयू, बासुंदी और घुघरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज नहीं है? तो जो ऑप्शन है उसमें जो सरसों होता है वो अनाज नहीं होता है। सरसों के अलावा मक्का, जौ और राई अनाज होता है। जो सरसों की फसल होती है वो तिलहन होती है। तिलहन होती है, इससे तेल निकाला जाता है, जिसे हम सरसों का तेल बोलते हैं। सरसों का तेल। और जो सरसों होती है रबी की फसल होती है। रबी की फसल होती है, इसे पंजाब, ठीक है, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात और राजस्थान में उगाया जाता है। राजस्थान में ज्यादा उगाया जाता है। ठीक है। और इसके बीज 3 तरह के होते हैं, एक सफेद, काला और भूरा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन है सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां प्राप्त करने के लिए किस उपकरण में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो जो अल्ट्रासोनिक तरंगे है उसका उपयोग अल्ट्रासाउंड स्कैनर में किया जाता है। जो अल्ट्रासोनिक तरंगे होती है वो उच्च आवृत्ति की साउंड वेव होती है। साउंड तरंग होती है। इसको हमारे शरीर पर डाला जाता है और ये जब टकरा कर वापस आती है तो इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर दिया जाता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर लिया जाता है। और जो छवि होती है वो मॉनिटर पे बना ली जाती है। मॉनिटर पर छवि बन जाती है। छवि बन जाती है। और इसे हम क्या बोलते हैं, सोनोग्राफी भी बोलते हैं। सोनोग्राफी। इसका उपयोग किया जाता है काय में, अल्ट्रासाउंड स्कैनर में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये मॉनिटर पे इमेज बनी हुई है। ठीक है। इसका मेनली यूज क्या किया जाता है कि जो प्रेगनेंसी के टाइम में हमारे शिशु की ग्रोथ को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो एमआरआई है, एमआरआई, तो एमआरआई जो होता है वो होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई में इमेज बनाने के लिए हम उपयोग करते हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक वेव, या इसे हम बोलेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे, चुंबकीय तरंग। और इसके अलावा रेडियो तरंग का भी यूज करते हैं, रेडियो तरंग का। ठीक है, ये एमआरआई यूज करते हैं। और जो एक्सरे होता है, तो एक्सरे में हम उपयोग करते हैं, जो एक्सरे होती है ये दृश्य प्रकाश की तरह ही किरण होती है, लेकिन ये दृश्य प्रकाश से ज्यादा शक्तिशाली होती है। तो एक्सरे में उसका यूज करते हैं, एक्सरे का। और जो सीटी स्कैन होता है, तो हम सीटी स्कैन में भी एक्सरे का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया अल्ट्रासाउंड स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अर्थव्यवस्था को सबसे उचित रूप से खालिस्तान अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है। तो जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों के गुण होते हैं।
पूंजीवादी दोनों के गुण होते हैं। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसमें सरकार और निजी कंपनियां मिलकर काम करती है। निजी कंपनियां, इसमें कुछ हिस्सा प्राइवेट कंपनियों के लिए छोड़ दिया जाता है, मतलब मुक्त रूप से छोड़ दिया जाता है, उसमें कोई भी बिजनेस कर सकता है। ठीक है, कुछ हिस्सा को क्या करती है, मुक्त रूप से छोड़ दिया जाता है, और कुछ हिस्से को सरकार द्वारा प्रतिबंधित रखा जाता है। सरकार द्वारा प्रतिबंधित रखा जाता है। जैसे हम इसमें देख सकते हैं प्रतिबंधित में, जैसे हमारा पेट्रोलियम हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी हो गया। इसमें प्राइवेट कंपनियां तो हो सकती है, जैसे पेट्रोलियम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लेकिन इसकी जो नीति होती है वो हमेशा कौन बनाएंगी, गवर्नमेंट बनाएंगी। इसका प्रोडक्शन नीति सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इसके अलावा जो, तो हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था होगी वो तो मिश्रित हो गई। इसके अलावा जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, समाजवादी, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में कंपनियों का स्वामित्व तो प्राइवेट होता है, मतलब कंपनियां तो प्राइवेट होती है, प्राइवेट कंपनियां होती है, और गवर्नमेंट कंपनियां होती है। तो जो प्राइवेट कंपनियां होती है जिसका प्रोडक्शन हो गया और उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये सबका कंट्रोल कौन करती है, राज्य इसका कंट्रोल करता है। इसको बोलते हैं समाजवादी। जो परंपरागत होती है, इसका उद्देश्य लाभ नहीं होता है, वो रीति, ठीक है, रीति के आधार पर चलती है, रीति और परंपराओं के आधार पर चलती है, और उसमें नीतियां बनाई जाती है। और जो पूंजीवादी होती है, तो जो पूंजीवादी होती है, पूंजीवादी मतलब इसमें जो स्वामित्व होता है, स्वामित्व मतलब जो कंपनियां होती है सारी कैसी होती है, प्राइवेट होती है। ठीक है, उसका उत्पादन कंट्रोल सब प्राइवेट कंपनियों के पास में होता है। जो हमारी भारत की वो मिश्रित है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है। तो जो केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान है इसे CRRI भी बोलते हैं, मतलब सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और किसके अंतर्गत काम करता है, तो ICR के अंतर्गत काम करता है, जिसमें इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर है। इसका उद्देश्य होता है कि अच्छे किस्म के चावल का उत्पादन, चावल का उत्पादन और चावल को बीमारी से बचाना। चावल मतलब धान की जो फसल होती है उसको बीमारी से बचाना, इसके ऊपर ये रिसर्च करते रहते हैं। और इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1946 को उड़ीसा के कटक में की गई है। उड़ीसा के कटक में की गई है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनीकरण ऊर्जा के आवर्ती रुझानों के आधार पर किस तत्व की सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है। तो जो सबसे ज्यादा आयनीकरण ऊर्जा होती है वो हीलियम में होती है। एक्चुअल में हीलियम और हाइड्रोजन में आयनीकरण ऊर्जा सेम ही होती है, लेकिन जो हीलियम होता है इसमें नाभिकीय आवेश और परमाणु त्रिज्या हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। एवं इसमें जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस पर ज्यादा फोर्स लगा होता है, ज्यादा फोर्स लगा होता है इसके नाभिक द्वारा। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि जो हीलियम द्वारा बनाए गए बंध होते हैं, जो संयोजी बंध होते हैं, संयोजी बंध, वो ज्यादा मजबूत होते हैं, उन्हें अलग करने में ज्यादा ऊर्जा लगती है। तो जो आयनीकरण ऊर्जा होती है वो हीलियम की ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में अम्लीय होता है। तो जो प्रकृति में अम्लीय होते हैं उनका स्वाद थोड़ा सा क्या होता है, खट्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टमाटर है, नींबू का रस और संतरा है, ये सभी अम्लीय है। ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। सभी चीजों में अलग अलग अम्ल होते हैं। जो साइट्रिक अम्ल होता है, तो साइट्रिक अम्ल जो होता है खट्टे फलों में होता है, जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया। टार्टिक अम्ल होता है, तो टार्टिक अम्ल होता है अंगूर हो गया, अनानास हो गया, आलू हो गया। स्मॉलिक अम्ल जो होता है वो आंवला, पालक, चुकंदर में होता है। इसी टाइप से जो अलग अलग अम्ल होते हैं वो अलग अलग चीजों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2018 में विराट कोहली और मीराबाई चानू ने निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया था। तो जो विराट कोहली और मीराबाई चानू थे इन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, लेकिन अभी इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। खेल
रत्न पुरस्कार। और ये जो मेजर ध्यानचंद थे हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर थे, ठीक है। और यह पुरस्कार खेल में खेल में मतलब खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। और इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 में। और ये हर वर्ष दिया जाता है, हर वर्ष दिया जाता है, ठीक है। और ये भारत सरकार के खेल और युवा मंत्रालय, खेल और युवा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं? तो जो कॉर्निया और रेटिना है ये शरीर में आंख में पाए जाते हैं। जो कॉर्निया होता है सामने का भाग होता है जो हमारी आंखों को धूल डस्ट और संक्रमण से बचाता है और प्रकाश की किरणें को अंदर ले जाने में सहायता देता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कॉर्निया। कॉर्निया के बाद जो हमारा यहाँ पे आइरिस दिख रहा है, ठीक है, आइरिस दिख रहा है, ये सब पेशियो टाइप होती है। ये जो आइरिस होता है ये प्रकाश कितना प्रकाश अंदर जाएगा इसको कंट्रोल करता है। इसके बाद प्रकाश हमारा लेंस पे जाता है और लेंस पे ये फोकस होकर कहाँ जाता है, हमारी रेटिना पे पड़ता है पीछे। रेटिना आंख का सबसे पिछला भाग होता है जिस पर कि हमारा लाइट जाकर पड़ता है। ये लाइट को कन्वर्ट करते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और ये जाता है हमारे माइंड तक, माइंड तक, और माइंड इसकी इमेज बनाता है, ठीक है। तो जो रेटिना और कॉर्निया हमारी आंख के दोनों अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन खालिस्तान पथ में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। तो जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है उन्होंने बताया कि जो हमारा परमाणु होता है उसका अधिकांश भाग खाली होता है, ठीक है। और इसमें धनायन नाभिक में होता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि घूमते हैं और वो एक वृत्ताकार मार्ग में घूमते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? तो जो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत है उनका दूसरा नाम होता है ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत, ठीक है। इनका उपयोग करो एक बार, एक बार उपयोग करो और ये खत्म हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और ये हमें प्रकृति के भंडार से मिलते हैं, प्रकृति के भंडार से मिलते हैं, ठीक है। और ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहे हैं, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। जैसे इसमें हम एग्जाम्पल देखें तो इसमें एग्जाम्पल होता है कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, नेचुरल गैस, ये सब ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत है, ठीक है। और नवीकरणीय स्रोत ऐसे आते हैं कि जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, जिसमें क्या हो जाता है हमारा सनलाइट हो जाता है, ठीक है, विंड, विंड हो जाता है, ठीक है। तो ये ऊर्जा के कैसे नवीकरणीय स्रोत हो जाते हैं, जैसे टाइडल हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द टेनिस में उपयोग नहीं किया जाता है? तो जो टेनिस में उपयोग नहीं किया जाता है इस इन शब्दों में से होता है स्लैम डंक। इसको बास्केटबॉल में उपयोग किया जाता है, बास्केटबॉल में, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली खांसी को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो जो काली खांसी होती है उसको पर्टुसिस भी बोला जाता है, ठीक है, पर्टुसिस भी कहा जाता है। और ये बैक्टीरिया से होने वाला संक्रमण है, बैक्टीरिया से होने वाला संक्रमण है। तो ये बहुत ही घातक होता है, इससे खांसी के दौरे भी पड़ते हैं, दौरे भी पड़ते हैं, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, पर्टुसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा भी कहा जाता है? तो जो हमारा शुक्र ग्रह होता है इसको सुबह का तारा या शाम का तारा भी कहा जाता है। ये हमारे सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह होता है। पहले नंबर पर होता है बुध और दूसरे नंबर पर होता है शुक्र, ठीक है। तो ये जो शुक्र है इसको हम क्या बोलते हैं, सुबह का तारा या शाम का तारा, मतलब मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि ये सूर्योदय के समय हमें पूर्व में दिखाई देता है पृथ्वी से और सूर्यास्त के समय पश्चिम में दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार। और ये सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा है, सबसे चमकीला ग्रह है, ग्रह है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विच ऑन होने पर बल्ब कैसे जल जाता है? तो जो हमारा बल्ब होता है कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। ये बल्ब का तंतु होता है, ये कांच का कवर होता है और ये हमारा बल्ब होता है। तो जब बल्ब में हम सप्लाई देते हैं, यहाँ से सप्लाई देते हैं
तो क्या होता है कि जो हमारा तंतु होता है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होने के लिए यहाँ पे आई स्क्वायर आर लॉसेस होते हैं। इससे क्या होता है कि जो तंतु है ये गर्म हो जाता है और हमें लाइट देता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है कि धारा की वजह से तंतु गर्म हो जाता है और जलने लगता है, इसी कारण हमें लाइट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हृदय की समस्या का निदान करने में मदद करता है? तो जो हमारा ईसीजी होता है हृदय की समस्या को निदान करने में मदद करता है। जो ईसीजी है इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है हमें हृदय की समस्या को निदान करने में मदद करता है। इसमें क्या करते हैं हम कि कुछ इस टाइप से मशीन को लगाते हैं और ये यहाँ पर एक ग्राफ बनाती है जो कि हमारे हृदय है, हृदय की विद्युत गतिविधि को मापता है, विद्युत गतिविधि को मापता है और उससे एक ग्राफ बनाता है। और एक ग्राफ का एनालिसिस करके पता चलता है हृदय संबंधित समस्याओं का, जिसमें कि क्या हो सकता है, हार्ट अटैक, हृदय में सूजन, ठीक है, हृदय की धड़कन, हृदय में खून की आपूर्ति, इन सब चीजों का पता लगा जाता है ईसीजी का उपयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और तारे उनमें खालिस्तान की उपस्थिति की वजह से चमकते हैं। तो जो सूर्य और तारे हैं उनमें उपस्थित प्लाज्मा की वजह से चमकते हैं। जो प्लाज्मा होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन और आयन का संयोजन होता है, आयन का संयोजन होता है। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन और आयोजन संयोजित होते हैं तो प्लाज्मा बनता है, इसके कारण जो सूर्य और तारे चमकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है, 1 मीटर है, ठीक है। तो जो लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता वो होती है 1/फोकस, ये उसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे 1/1 रखेंगे हम तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा 1D आएगा। डी यहाँ पे डायोप्टर होता है जो लेंस की क्षमता की यूनिट होती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तत्वों की आवर्त सारणी में मौजूद सबसे हल्की धातु है? ठीक है, तो जो सबसे हल्की धातु वो लिथियम होती है, लिथियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 3, परमाणु क्रमांक 3 होता है। और जो लिथियम होता है इसका जो घनत्व होता है वो होता है 0.534 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि पानी के घनत्व से भी कम होता है। पानी का घनत्व होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये होती है सबसे हल्की धातु, लिथियम। ठीक, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।